हैं। प्रेम शुक्ला जी, रोटी बेटी के रिश्ते को तो कोई नहीं हिला सकता, तभी लिए भारत किस तरीके से परिपक्व बयान देता है, और ये नेपाल बहुत अच्छे से जानता है अयोध्या किधर है। लेकिन क्या 41 करोड़ में केपी शर्मा ओली का मेमोरी लॉस हो गया क्या? 41 करोड़ से सस्ते में भी लॉस हो सकता है। खड़ग प्रसाद शर्मा ओली का सबसे बड़ा संकट ये है कि वो चीन की गोली इतनी ज्यादा खा चुके हैं कि उनकी बोली भी अब चीनी हो गई है। प्रभु रामचंद्र जी अयोध्या के हैं तो ब्रह्मांड व्यापी सत्य है। सबसे खुद खड़ग प्रसाद शर्मा ओली, इनके अपने पूर्वज, ये कुमाऊनी ब्राह्मण लिखते हैं, इनके अपने पूर्वज भी भारत के हैं, ये भी भारतीय हैं। खड़ग प्रसाद शर्मा ओली चीन की गोद में उस चीनी गोली खाकर सो जाने से उनकी बोली बदल सकती है, लेकिन अपने पूर्वज नहीं बदल सकते, अपने आराध्य नहीं बदल सकते। और भारत से प्रभु श्री राम के संबंधों को उनके एक वक्तव्य मात्र से कोई उसमें किसी प्रकार का विच्छेद नहीं कर सकता। प्रभु रामचंद्र जी तो ब्रह्मांड व्यापी शक्ति है, तो नेपाल में भी प्रभु रामचंद्र जी के अस्तित्व को वो स्वीकारें तो अच्छी ही बात है। लेकिन राम अयोध्या के हैं, अवध के हैं और अवधपुरी के राजा हैं, इसलिए जो है उनको हमेशा से अवधेश भी कहा जाता है। और तभी लिए मैं 11 तारीख की तस्वीरें दिखा रहा हूं। मैं कह रहा हूं, मैं चाहता हूं एक बार ये 12 मई की तस्वीर 2018 की, पशुपतिनाथ मंदिर जिस वक्त लेकर के गए थे केपी शर्मा ओली मौजूद थे, उससे पहले जानकी टेम्पल लेकर के गए थे, वो तस्वीरें जरा खुल करके दिखाई जाए। उस वक्त खुद केपी शर्मा ओली मौजूद थे, हालांकि वो पूजा नहीं करते हैं, खुद को कम्युनिस्ट कहते हैं, लेकिन देख उन्होंने खुद कहा था, देखिए यहाँ पर जो है सीता माता से कैसे रिश्ता है, ये जानकी मंदिर है, वहां पर प्रधानमंत्री ने पूजा की थी। उस वक्त सब कुछ इनका भूगोल ठीक था। अब ये कैसे जो है ये भूगोल सारा चेंज हो गया। वीरेंद्र, मैं आपके पास आना चाहूंगा। भले वो बाबूराम भट्टाराई हो, नेपाल के इतने बड़े नेता हैं, वो कह रहे हैं कि क्या ये कलयुगी रामायण है जो कि केपी शर्मा ओली पढ़ा रहे हैं। भले कमल थापा हो, रमेश नाथ पांडे हो और तमाम नेपाली हों, भाई ऐसा बयान क्यों देते हैं केपी शर्मा ओली कि नेपाल में ही अपना प्रधानमंत्री उपहास बन जाए, मजाक बन जाए, नेपाल का मजाक बना दे? सचिन, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा और नेपाल की तरफ से भी धन्यवाद देना चाहूंगा। नेपाल के साथ बेटी और रोटी का संबंध है भारत के साथ, इसमें कोई दुई राय की बात नहीं है, और सांस्कृतिक भी दोनों एक है, भारत और नेपाल की, इसमें भी कोई दुई राय की बात नहीं है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कल एक प्रोग्राम के बीच में, उनके घर पे ही एक प्रोग्राम हुआ था, उस प्रोग्राम में उन्होंने ये बात बताया था। उन्होंने ऐसा बताते वक्त में ये दावी नहीं किया था कि ऐसा है। उन्होंने जो नेपाल में कोई साहित्यकार या नेपाल में कोई इतिहासकार वगैरह है, उनके दावे पर उन्होंने अपना बात रखा था। उनका यदि बयान आप पूरा सुनेंगे तो उसमें जाहिर सी बात कही जाती है। उन्होंने ये कहा था कि हमने तो अयोध्या के राम को सीता दी थी और अयोध्या जो है नेपाल में है, यानी कि नेपाल के ठोरी में है, ठोरी यानी कि नेपाल के पर्सा जिला में है, उन्होंने ये कहा था। और ऐसा नहीं है कि केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री जी पहली बार ये बोले हैं इस बात को लेके। नेपाल में इसी सवाल पे कई बार जो है चर्चा पर चर्चा हो चुकी है, कई बार इस बात पे बात हो चुकी है कि राम नेपाल में जन्मे थे, अयोध्या अभी भी नेपाल में है, लेकिन हम छोटे देश हैं, इसको जो है लेके इतिहासकार ने त्रुटि कर दिया, इसको जो है थोड़ा खत्म कर दिया, इस टाइप का आरोप पहले से भी लगते रही है। लेकिन कल जाके क्योंकि प्रधानमंत्री ने ये बात बोल दिया उस कार्यक्रम में, और आपको बता दो भानुभक्त आचार्य जो नेपाल के आदि कवि भी हैं, भानुभक्त आचार्य के प्रोग्राम था कल, उनका जन्मोत्सव था कल, और उनका जन्मोत्सव के क्रम में उन्होंने बताया था भानुभक्त आचार्य वही कवि हैं जो वो ये कहते हैं कि वो ये कहते हैं सांस्कृतिक एंक्रोचमेंट, भारत ने सांस्कृतिक एंक्रोचमेंट कर दिया। तो भारत के प्रति उनका प्यार तो जब से वो चीन के नजदीक आए हैं, सारी दुनिया, सारा नेपाल ही कह रहा है ना, तभी तो अपनी कुर्सी तक नहीं बचा पा रहे हैं। और वही नेपाल के लोग ही तो उनका उपहास, उनका मजाक उड़ा रहे हैं कि ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी कि हम सारे नेपालियों का आपको मजाक बनवाना पड़ गया। मैं यही तो कह रहा हूं, ट्विटर पे यही तो सारे नेपाली कह रहे हैं, सभी नेपाल के जितने दोस्त और जितने भाई हैं वो यही तो कह रहे हैं। नहीं सचिन, की क्या मजबूरी पड़ गई? नेपाल में कई सारे राजनीतिक दल हैं, कई सारे विचारधारे वाले राजनीतिक दल हैं, सबका अपना अपना विचार होगा। लेकिन मैं जो अभी बात बोल रहा हूं, ये मेरे देश के प्रधानमंत्री ने बोला है, तो उसका मैं काउंटर नहीं कर रहा हूं, उसके तरफ से मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं एज अ नेपाली जर्नलिस्ट भी अपना बात रख सकता हूं, मैं उसके तरफ से बोल सकता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने जब इस बात को उठा दिया है तो इस पर कुछ खोज अनुसंधान होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके बाद में कोई दम नहीं होगी, उसके बाद में कोई तर्क नहीं होगी, क्योंकि अभी तक ये तो पुष्टि नहीं हो पाई है ना, वो ये हजारों वर्ष पुरानी इतिहास है। और इसको लेके
करेंगे भारत की- वीरेंद्र, ठीक है, अच्छी बात जी, है, ठीक है, अच्छी एक पुष्टि और करेंगे। खैर जब हम जाते हैं तो पूरा रामायण सर्किट, उस वक्त केपी शर्मा ओली थे ना, खैर उस वक्त क्यों नहीं उन्होंने बयान दिया, और भले वो कोरोना को लेकर के हों या तमाम चीज़ों को लेकर के, चीन के साथ नक्शा चेंज करने की भारत की बात करके, ये तो सारी दुनिया जानती है किस तरीके से करे। और ये ग्लोबल वॉच की अब ये नई रिपोर्ट आ गई कि 41 करोड़ जो है जेनेवा के उनके बैंक अकाउंट में डाले, मैं उसमें पढ़ता ही नहीं हूँ, मैं उसमें जाता ही नहीं हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ ना, कमल थापा तो आपके अपने हैं, रमेश नाथ पांडे ये तो कह रहे हैं कि वहाँ तो एक श्रीलंका नाम की भी जगह है। नया अनुसंधान तो ये भी होना चाहिए कि कल को नेपाल के प्रधानमंत्री कह देंगे श्रीलंका तो नहीं है भैया नेपाल में। आचार्य नवल किशोर रामायणी जी, अर्थवेद हों, जैन वेद हों, कालिदास रामायण हों, वाल्मीकि रामायण हों, तथ्य प्रमाण की बात नहीं है, तथ्य प्रमाण सामने रखते ही नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी सी याददाश्त तेज करवाइए जरा आज प्रधानमंत्री जी की नेपाल के। जन्मभूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश सरयू वै पावन। जा मंजन ते विनय प्रयासा, मम समीप नर पावै वासा। देखिए भगवान राघवेंद्र सरकार की दशरथ नंदन राघव, कौशल्या नंदन राघव श्री राघवेंद्र सरकार की प्रादुर्भूमि श्री अवध है, और वो अवध उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में है। वही नगर है जहाँ पर आज भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण होने वाला है। जहाँ तक नेपाल के प्रधानमंत्री जी हैं, वास्तव में नेपाल के प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को अपनी एक वैचारिकता जो पतन की ओर ले जा रहे हैं उसे थोपने का प्रयास किया है, क्योंकि उस विचारधारा में पले हैं। उस विचारधारा में आस्था नाम की चीज कहीं है ही नहीं, वो किसी को मानता ही नहीं, जानता ही नहीं। इसलिए आज वो केवल चीन जो कुछ कहता है वो बोलने के लिए विवश हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इतने बड़े पद पर हो, कम से कम पद की गरिमा को तो ठीक से रखो, पद की योग्यता तो समझो। पूरे नेपाल के जो हमारे अपने सुजन हैं, हमारे अपने सगे संबंधी हैं, हमारा नेपाल जनकपुर ननिहाल है, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की ससुराल है, माँ जानकी वहाँ प्रादुर्भाव हुआ है। इसलिए इतनी बचकानी बात, इतनी छोटी बात मुझे लगता है कोई बालक भी नहीं कहेगा। इतने बड़े पद पर बैठ करके इतनी छोटी बात कहना पूरे भारत को तो कुछ नहीं, पर नेपाल के लोगों की आस्था को उन्होंने ठेस पहुंचाया है। सब जानते हैं कि भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ। भगवान श्री राम की बारात गई तो रामचरितमानस में और वाल्मीकि में एक एक स्थान लिखा है, कहाँ पर रात्रि में रुके, कहाँ मध्याह्न में करे, कितने दिन लगे जनकपुर से अयोध्या आने में। Exactly. इसलिए मुझे लगता है ये तो बहुत हल्की बात है और इसमें कोई तथ्य सत्य नहीं है। बिल्कुल, और ये अंतर्राष्ट्रीय दर्शन तो हम दिखा ही रहे हैं। ये तो बात हम ये कह रहे हैं ना कि धार्मिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय दर्शन क्या है, ठीक, धार्मिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय दर्शन क्या है श्री राम का, वो हम लगातार दिखा रहे हैं। भले वो चित्रकूट के प्रमाण हो, आपने ननिहाल की बात की कि श्री राम का ननिहाल है, वो जनकपुर में है, जानकी मंदिर वहाँ पर है, वो हो, और सीता माता कैसे आती हैं सीतामढ़ी से चल करके, तो ये तमाम चीज़ें दिखाई रहे हैं। लेकिन मैं अगर इसको डिप्लोमेटिकली समझना चाहूँ फुनसुक साहब, कभी कोरोना पर चीन को क्लीन चिट देना और कहना भारत से आया, कभी नक्शा चेंज कर देना जो कि नक्शे के अलावा कुछ नेपाल कुछ और चेंज कर नहीं सकता है, फिर अब खुद कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है लेकिन धर्म पर चोट करना, उनको मालूम है कि धर्म पर चोट करने से चीजें ज्यादा जो है हर्ट हो सकती हैं। ये जो बार बार प्रोवोक करने की केपी शर्मा ओली की प्रवृत्ति है, सर ये रिश्ता क्या कहलाता है? व्हाट इज दिस? मुझे तो नहीं लगता ये कोई टीवी डिस्कशन का लायक भी है, क्योंकि ओली जी 4 दिन का मेहमान है। उनकी किडनी फेलियर हो चुका है, 2 बार ट्रांसप्लांट हो चुका है। वो कितने दिन तक रहेंगे? वो पूरा सिविलाइजेशन और हिस्ट्री को तो वो बदल नहीं सकते हैं। उनका शायद एक जियोपॉलिटिक्स खेलने का एक तरीका होगा, डिस्टॉर्ट करने का, स्ट्रेटेजिक डिस्टोर्शन करने का या सिविलाइजेशनल डिस्टोर्शन करने का होगा। चीन का कोई इशारा होगा, क्योंकि आजकल जो है जन्म जहाँ का जन्म होता है और पूर्व जन्म होता है उसको लेके वर्ल्ड में बहुत सारे पॉलिटिक्स चल रहा है। पहले भी ये भगवान बुद्ध को लेके उन्होंने ये विवाद खड़ा किया था कि भगवान बुद्ध भारत का नहीं है, नेपाल का है। अभी ये भगवान राम का आ गया। मैं तो ये मानता हूँ कि हमें ये बोलना चाहिए फिर तो नेपाल भी भारत का ही है, क्योंकि विश्व में भगवान राम का स्थान तो भारत में ही है और ओली जी उसको बदल नहीं सकता है, ना हिस्ट्री को बदल सकता है। तो वो खुद कह रहे हैं कि हम भारत का हिस्सा हैं, तो हम क्लेम कर लें पूरे नेपाल को सभ्यता के मुताबिक। तो
ये ओली जी जो कह रहे हैं ये फजूल की बातें हैं, इसको तो ध्यान में नहीं देना। या तो मैथोलॉजी में जा रहे हैं, मैथोलॉजी का कोई हिस्टोरिकल बेसिस तो होता नहीं है, तो उनका कहना नहीं कहना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। शायद आप कह रहे थे शुरू में कुछ पैसे वैसे दिए होंगे, तो उनका इमीडिएट फ़ायदा यही होगा कि लोगों को बेवकूफ़ बनाए और अपनी तरह खींचे, क्योंकि आजकल कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ही बहुत झगड़े चल रहे हैं। कुछ लगता है कि टाल गया अभी प्रचंड जी और इनके बीच में, लेकिन ये ज़्यादा चलने वाला नहीं है। एक 15 या 20 दिन के बाद ये इनकी सरकार गिरने वाली है, तो ये सारे विवाद फिर ख़त्म हो जाएगा। तो मैं इसको सीरियसली नहीं मानता हूँ।